जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख में अगर देखा जाए तो एक सप्ताह का समय आपके पास और शेष बचा है और उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आप लोगों को आज मैं कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के बारे में इंग्लिश का क्लास करवाऊँगा। पेपर से पहले ज़रूर देखें और ये आपका 31वां सेट होगा। इससे पहले 30 सेट चल चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन्हें नहीं देखा है तो फास्ट रिवीजन में जल्द से जल्द उनको कर लीजिए, रट लो, यही पेपर आएगा। और आपको एक सूचना और बता दें, कल से आप लोगों का 5 बजे से एक क्लास चलेगा कक्षा 10 वालों का, रेगुलर पर डे चलेगा हिंदी का क्लास, और 12 वालों के लिए 7 बजे से ही चलता रहेगा। तो उन समस्त क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोग अब तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जुड़ना ना भूलें, शाम 5 बजे से आप लोगों की हिंदी का क्लास रहेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। और उत्तर देने के लिए दैट फॉलो, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब इसमें पैसेज क्या है बच्चों? एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। बिकॉज, क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, उसके बेटे सदैव लड़ते रहते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसके बेटे सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, उसने उन्हें अपने पास बुलाया। एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उन्हें लाठियों की या कह सकते हैं लकड़ियों की एक बंडल एक साथ बंधा हुआ दिखाया। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ, कि क्या उनमें से कोई पर्याप्त शक्तिशाली था, टू ब्रेक देम, उन्हें तोड़ने के लिए। उसने उनसे मतलब उन्हें कहा कि क्या उनमें से कोई उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। फर्स्ट, पहले, वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक ने फिर उसके बाद में दूसरे ने प्रयास किया। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने उस बंडल को खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और फिर उन्हें उनमें से प्रत्येक को एक एक छड़ी तोड़ने के लिए, अलग अलग छड़ी तोड़ने के लिए कहा। दिस दे डिड इजली, इसे उन्होंने आसानी से कर लिया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रेकन इनटू पीसेज, और सभी छड़ियाँ तुरंत आसानी से तोड़ दी गई, टुकड़ों में तोड़ दी गई। 10, इस प्रकार से ही taught them that united they were would be strong, उसने उन्हें सिखाया कि मतलब एकत्रित होकर के एकता में वे शक्तिशाली थे। बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन डिसयूनाइटेड अर्थात कि अनेकता में उनमें हमेशा क्या होती, वह कमज़ोर ही होते, सदैव कमज़ोर ही हो जाती। अब इसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि। तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्यों दुखी था? क्योंकि हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, उसके बेटे नहीं लड़ते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, उसके बेटे अपने मित्रों के साथ लड़ते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम विद हिम, उसके बेटे कभी कभी उसके साथ लड़ते थे। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके बेटे सभी एक दूसरे से सदैव लड़ते थे।
तो दुखी इसीलिए था बच्चों क्योंकि उसके बेटे एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? तो बी नंबर कह रहा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। अब इसमें कह रहे हैं इट मीन्स, इसका मतलब था ही वाज, वह था। वह क्या था? यानी कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रेस का सिनोनिम बताना, हैप्पी था या फिर सैड था या फिर एंग्री था या फिर मैड था। तो बच्चों हैप्पी नहीं होगा, क्या होगा? सैड का सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रेस्ड। सैड मतलब भी दुखी होता है और डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी दुखी होता है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक पैसेज में वीक का अपोजिट कौन सा शब्द है? डिस्ट्रेस्ड है या फिर डिसयूनाइटेड है या फिर स्ट्रांग है या फिर क्वेरल्ड है। वीक मतलब कमज़ोर, और पैसेज में कौन सा शब्द लिया गया उसका अपोजिट? तो पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा और नहीं है स्ट्रांग के अतिरिक्त जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली, और स्ट्रांग शब्द पैसेज में लिया भी गया है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए एक निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ही वांट्स टू डॉट डॉट ट्रैकिंग इन द हिमालयाज। अब क्या होगा? यहाँ पर वर्ब का फॉर्म भरना है, तो गोइंग होगा या फिर गोज होगा या गान होगा या गो होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें टू के बाद में वर्ब का फॉर्म भरना है, टू के बाद में, और टू के बाद में जब वर्ब का फॉर्म भरना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि तुम नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, यू आर तो तुम हो, क्या हो? कॉशियस हो या कॉन्शियस हो या केयरलेस हो या क्यूरियस हो। कॉशियस मतलब होता है चौकन्ना, कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक या चैतन्य, केयरलेस मतलब लापरवाह, और क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्द समूहों को एक जोड़ व्यवस्थित करके एक नया वाक्य बनाइए। शब्द समूह क्या है? द टीचर्स, उसके बाद में ए, फिर इज, फेवरेट ऑफ, ऑल, रमेश। तो ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश होगा, या रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स होगा, या रमेश द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल होगा, या फिर रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स होगा। क्या होगा बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स होगा, सॉरी द ऑल टीचर्स, फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स, हाँ यही वाला बिल्कुल सही आपका डी वाला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत स्पेलिंग का है? एबंडेंस है या अटेंडेंस है या एक्सेप्टेंस है या एक्वेंटेंस है। तो बच्चों अबेंडेंस होगा क्योंकि इसमें भी DANCE होगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सी पुट्स द पेन डॉट डॉट हर पॉकेट। इन होगा या इनटू होगा या फिर एट होगा या फिर ऑन होगा। तो पेन को कहाँ रखती है? अपनी जेब में, यानी कि इनटू का यहाँ पर प्रयोग होगा। अब रखती है अर्थात गतिमान है, तो बी वाला विकल्प आपने 9 to 10 कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है पैसेज। पैसेज कह रहा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ।
अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि शीघ्रता से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी पर बरसे। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में बरसे। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो, कवर्ड विद सल्ट, नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वीयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, या यह वास्तव में बुरा हो रहा है। इट रिफर्स हेयर टू, यहाँ पर इट किसको बता रहा है? रेन को, या फिर सनलाइट को, या सैंड स्टॉर्म, या हेल स्टॉर्म। तो बच्चों किसे बता रहा है? तो इट बता रहा है हेल स्टॉर्म को। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली, लेंचो आशा करता था कि ये शीघ्र बीत जाएगा। बिकॉज, क्योंकि। लेंचो ऐसा आशा क्यों करता था? द राइप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, जिससे कि मक्के की फसल और अधिक फलेगी फूलेगी। द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, इसमें मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। द लैंड वाज ओवरफ्लोडेड, ज़मीन पर बहुत अधिक बाढ़ थी। या फिर द हाउस वुड गेट डाउन, घर ढह जाएगा। तो बच्चों इससे क्यों आशा करता था? क्योंकि उसकी मक्के की फसल इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। तो बी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 के लिए निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। मतलब मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? क्या तो मंडेला जो जुड़े थे वो एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जासूसी भरी किताबों का एक मित्र था, शौकीन था? तो यस होगा, या मे बी होगा, या नो होगा, या डोंट नो। तो बच्चों उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि राजवीर वाज आल्सो ये फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि एस होगा, सही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कह रहा है, व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, मतलब सिद्धार्थ को प्रकाश की खोज के लिए किसने प्रेरित किया? ए सिक मैन, मतलब एक बीमार व्यक्ति ने। एन एज्ड मैन, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने। ए मॉन्क बेगिंग, भीख मांगते एक सन्यासी ने। या ऑल ऑफ द एबव, यानी इन सभी ने। तो किसने किया था बच्चों? ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी ने उन्हें प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 एंड 15 के लिए निर्देश है, और निर्देश में कहा जा रहा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो और उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। द वे ए क्रो, रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोर कर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। अब इसमें कह रहे हैं, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ों में कौन बैठा हुआ था? ए पीकॉक, मतलब एक मोर, या फिर ए पीजन, एक कबूतर, या ए स्पैरो, एक गौरैया, या फिर ए क्रो, यानी एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों? कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिए। एक क्रो, यानी एक कौवा बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ये पीपल ट्री, या फिर अंडर ये मैंगो ट्री, या अंडर ये हेमलॉक ट्री, या फिर अंडर ये बैनियान ट्री। तो कहाँ खड़ा था बच्चों? तो अंडर ये हेमलॉक ट्री,
सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के लिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब नीचे दिए गए उत्तर का प्रश्नों का सही उत्तर चुनने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मिसेज पंफ्रे थी, क्या थी? ए पुअर लेडी मतलब एक गरीब महिला, या फिर ए सेल्फिश लेडी मतलब एक स्वार्थी महिला, रिच लेडी अमीर महिला, या फिर जेंटल लेडी साधारण महिला। तो कैसी थी मिसेज पंफ्रे? तो मिसेज पंफ्रे एक अमीर महिला थी। ट्रिकी वाले पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु वाज थीफ इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन था? हरी सिंह या अनिल या मंगल पांडे या फिर सुरेश। तो कौन था बच्चों? तो उसमें हरी सिंह थी। ये आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु केम टू मीट आसिबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर कहानी में आसिबल से मिलने के लिए रात में कौन आया था? तो कौन आया था बच्चों? फाउलर आया था, या फिर ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस वाला आया था, या आसिबल्स फादर आए थे यानी आसिबल के पिताजी, या फिर मैक्स आया था। तो कौन आया था बच्चों? तो इसमें मैक्स आया था। आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाली कहानी में कुल कितने चोर हैं? कितने चोर थे? 2 यानी 2, या फिर 5 अर्थात 5, या फिर 3 यानी 3, या फिर 4 यानी कि 4। कितने चोर थे बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 चोर थे। एक तो वही था जो कौन, होरेस डेनबी, और एक वो महिला थी, यानी कि 2 बर्गलर थे। 2 चोरों की बात इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भोली के प्रति किसने उसे आराम दिया? हर फ्रेंड उसके मित्र ने, या फिर हर प्रिंसिपल उसके प्रधानाचार्य ने, या हर टीचर उसकी अध्यापिका ने, या फिर द मॉनिटर ऑफ द क्लास मतलब क्लास की मॉनिटर ने। तो किसने दिया था बच्चों? हर टीचर उसकी अध्यापिका ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया था, आराम दिया था। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखने वाला जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और देखते हैं कि पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज। व्यक्ति कई गुणों से बना हुआ है। व्यक्ति कैसे बना है? तो कई गुणों से बना है। बोथ मतलब दोनों प्रकार के, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे। एंड एमंग द लेटर इज एंगर, और इसके बाद में इसके बीच में क्रोध भी है। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति गुण इज सच दैट एनीथिंग, ऐसा लगता है कि प्रत्येक चीज़ें, दैट गिव्स ऑफेंस जो अपराध देती हैं, टू हिज सेंटिमेंट्स उसके भावों को, आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स या उसके सिद्धांतों के विरुद्ध जाती हैं, एक्साइट्स हिज एंगर उसके क्रोध को उत्तेजित कर देती हैं। द इविल्स व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मेनी, वह बुराइयां जो क्रोध से के परिणाम स्वरूप आती हैं बहुत सारी हैं। बहुत सारी कौन कौन सी हैं? अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव के अंतर्गत ए मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग, एक व्यक्ति अपने तर्क करने की एंड जजमेंट और निर्णय करने की क्षमता को खो देता है। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, वो अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने में भी सक्षम नहीं होता है। व्हेन एंग्री, जब वह क्रोधित होता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। आर सेइंग, या क्या कह रहा है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव के अंतर्गत। ए मैन इज सो मच पुट ऑफ हिज बैलेंस, एक व्यक्ति अपने नियंत्रण को बहुत अधिक खो देता है। दैट ही फॉरगॉट्स हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज सुपीरियर्स, जिससे वह अपने उच्चाधिकारियों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है।
एंड मे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग थिंग्स, और वो इन चीज़ों को कहने के लय में इतना अधिक आगे जा सकता है which are extremely insulting to them, जो उनका अत्यधिक अपमान करने वाली होती हैं। When anger gets the better of man, जब एक किसी अच्छे व्यक्ति को क्रोध आता है, he is capable of committing the worst crimes, तो वह सबसे बुरा अपराध करने में भी सक्षम हो जाता है, अर्थात कर देता है। एंड देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज, और इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई भी बात नहीं है, एट इफ अंडर इट्स इविल इन्फ्लुएंसेस, इसकी वह इसके बुरे प्रभावों में आता है। ही कमिट्स मर्डर, तो वह हत्या भी कर देता है, कि यदि वह इसके बुरे प्रभाव में आ जाए तो वह हत्या भी कर सकता है, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है बच्चों कि व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट मैन्स एंगर, कौन से गुण एक व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देते हैं, कौन से गुण होते हैं जो एक व्यक्ति के क्रोध को बढ़ाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, आंसर देखते हैं। एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स, कोई भी चीज़ जो उसके भावों को आपराधिक बना देती है, अर्थात चुनौती देती है, आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, या उसके सिद्धांतों के विरुद्ध जाती है। एक्साइट्स मैन्स एंगर, वह व्यक्ति के क्रोध को भड़का देती है, उत्तेजित कर देती है। बी नंबर कह रहा है कि व्हाट डज ए मैन लॉस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, एक व्यक्ति क्रोध के प्रभाव के अंतर्गत क्या खो देता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मतलब क्रोध के अंतर्गत ए मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, एक व्यक्ति अपने तर्क करने के साथ साथ निर्णय करने की क्षमता को खो देता है। अगला क्या कह रहा है बच्चों, तो सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम दैट ए मैन कमिट्स, वह कौन सा सबसे बुरा अपराध है जो एक व्यक्ति कर सकता है व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर, जब वह क्रोध के नियंत्रण की सीमा से परे हो जाता है। तो द वर्स्ट क्राइम दैट ए मैन कमिट्स, सबसे बुरा अपराध जिसे एक व्यक्ति कर देता है, व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर इज मर्डर, जब वह अपने क्रोध के नियंत्रण से परे हो जाता है तब करता है, वो क्या है बच्चों, तो क्रोध में किया जाने वाला अपराध हत्या है। अगला पैसेज कह रहे हैं कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज में कौन सा शब्द है इज द अपोजिट ऑफ इरेशनली मतलब तर्कहीनता, इरेशनली मतलब तर्कहीनता का अपोजिट शब्द कौन सा लिया गया है। तो द वर्ड रीजनिंग मतलब जो रीजनिंग शब्द है यानी तार्किक शब्द है, इज द अपोजिट ऑफ इरेशनली, यही इरेशनलिटी का क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए पत्र इधर से लिखा जाता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। 225 पूरब गली धानीपुर गोंडा, डेट 14/10/2025। ध्यान रखना ये आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये अपना एड्रेस होगा। अब इसके बाद इधर से लिखेंगे डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, होप आशा करते हैं, दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, कि ये पत्र आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो गया है। आई एम एक्साइटेड टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज़ विथ यू, मैं आपके साथ कुछ अद्भुत कुछ आश्चर्य पूर्वक समाचार बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। माई ब्रदर्स मैरिज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मेरे भाई की शादी बस होने ही वाली है। एंड आई वुड लव फॉर यू टू बी देयर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेशन विथ अस, और मुझे बहुत प्रिय लगेगा कि आप इस प्यारे अवसर को मनाने के लिए, समारोह को मनाने के लिए, विशेष समारोह को मनाने के लिए हमारे साथ हों। फिर क्या कह रहे हैं, द वेडिंग इज
मतलब शादी शेड्यूल्ड फॉर 10 नवंबर 2025 एट धानेपुर, मतलब शादी की तिथि 10 नवंबर 2025 को धानेपुर में है, व्यवस्थित की गई है। वी विल हैव ए ट्रेडिशनल सेरेमनी, हमारे पास एक पारंपरिक समारोह होगा। फॉलोड बाई ए ग्रांड रिसेप्शन, जिसके साथ साथ एक विस्तृत रिसेप्शन पार्टी भी होगी। इट विल बी ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत आकर्षक अवसर होगा। टू कैच अप एंड शेयर दिस जॉयस मोमेंट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब इस आनंदपूर्ण क्षण को अपने मित्र और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ये मेरे लिए एक अद्भुत समय होगा। आई वुड बी ऑनर्ड, मुझे बहुत खुशी होगी। इफ़ यू कुड जॉइन अस टू मेक दिस डे इवन मोर मेमोरेबल, कि यदि आप मेरे साथ इस दिन को और अधिक यादगार बनाने के लिए जुड़ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर, आपको वहाँ मिलने की आशा रखता हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब शुभकामनाओं के साथ आपका XXX, मतलब नाम नहीं लिखना है। अथवा क्या करना है बच्चों, चाहे आप उसे लिखें चाहे आप इसे लिखें, दोनों में से कोई एक। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक एज यू आर इल, मतलब आप अपने बीमारी के लिए उनसे निवेदन करते हुए 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं आंसर में। टू द प्रिंसिपल SASBSIC गोंडा उत्तर प्रदेश, मतलब शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, आप लोग नाम सुने होंगे, ये उसी का है। उसके बाद में यहाँ से रिस्पेक्टेड सर, मतलब श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करने के लिए लिख रहा हूँ। ए लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक, मतलब 1 सप्ताह की अनुपस्थिति का, छुट्टी का प्रार्थना पत्र मांगते हुए लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 14/10/2025, जो 14/10/2025 से शुरू हो रहा है। ड्यू टू हेल्थ रीजन, स्वास्थ्य कारणों के कारण। आई एम करेंटली अनवेल, मैं वर्तमान में ठीक नहीं हूँ। एंड नीड सम टाइम टू रिकवर, और मुझे सुधार होने में या ठीक होने में कुछ समय की आवश्यकता है। आई विल मेक श्योर टू कैच अप ऑन एनी मिस्ड वर्क, मैं किसी भी छूटे हुए कार्य को पूरा करने का भरोसा दिलाऊंगा। एंड असाइनमेंट्स, और जो भी कार्य है, एज सून एज आई रिटर्न, ज्यों ही मैं लौटूंगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा। इफ़ यू कुड ग्रांट मी दिस लीव, यदि आप मुझे ये छुट्टी प्रदान कर सकें। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन को विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य XXX क्लास 10th, नाम नहीं लिखना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, राइट ये रिपोर्ट ऑन ये विजिट टू ए हॉस्पिटल, एक अस्पताल भ्रमण पर एक रिपोर्ट लिखिए। इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। इसमें हिंट्स में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है, एन एज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स है, इसके बाद में फिर क्या है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द एरिया यू विजिटेड, उस क्षेत्र के और अस्पताल जहाँ पर आप गए। बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब यहाँ का भवन और कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं। योर इम्प्रेशन, आपका भाव क्या है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर में। आई रिसेंटली विजिटेड, मैं हाल ही में भ्रमण पर गया था। ए हॉस्पिटल इन आवर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र के एक अस्पताल में मैं हाल ही में भ्रमण पर गया था। हॉस्पिटल्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर, अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू पेशेंट्स, रोगियों को औषधीय सुविधा प्रदान करते हुए। द हॉस्पिटल आई विजिटेड, वह अस्पताल जिसमें मैं गया था, वाज वेल इक्विप्ड, बहुत अच्छे से सुसज्जित था, यानी कह सकते हैं वहाँ पर उपकरण बहुत थे। विद मॉडर्न फैसिलिटीज़, आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। एंड स्टाफ्ड बाई एक्सपीरियंस्ड
डॉक्टर्स एंड नर्सेज, और वहाँ पर जो स्टाफ थे वो अनुभवी डॉक्टर और नर्स थे। द बिल्डिंग वाज क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, जो भवन था वो साफ था और अच्छे से सुसज्जित था। भवन साफ और अच्छे से सुसज्जित था। विथ ये टीम ऑफ मैनेजमेंट ओवरसीइंग इट्स ऑपरेशंस, मतलब एक टीम के साथ, जहाँ पर इसमें मैनेजमेंट की एक टीम थी जो इसकी देखभाल किया करते थे। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई द डेडिकेशन ऑफ द स्टाफ, मैं यहाँ पर स्टाफ के समर्पण से बहुत अधिक प्रभावित था। मैं स्टाफ के समर्पण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एंड द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स, और जो रोगियों को प्रदान की जाने वाली, ध्यान देने वाली जो गुण थे, उससे भी मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। द हॉस्पिटल्स हैड ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, हॉस्पिटल यानी अस्पताल का एक सकारात्मक वातावरण था। विद पेशेंट्स रिसीविंग ट्रीटमेंट, वहाँ पर जो रोगी थे वह उपचार जो प्राप्त कर रहे थे, एंड केयर इन ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, और एक आरामदायक वातावरण में उनका जैसा ध्यान रखा जा रहा था। ओवरऑल, अंततः, इट वाज ए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यह एक कैसा था, तो बहुमूल्य या कह सकते हैं कीमत तुल्य अनुभव था। एंड आई अप्रिसिएटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल इन आवर कम्युनिटी, और मैं अपने समुदाय में अस्पतालों के महत्व का प्रशंसा करता हूँ। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मतलब दोनों में से आपको एक करना होता है। राइट एन आर्टिकल ऑन को एजुकेशन, मतलब सह शिक्षा पर आप एक लेख लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट क्या है, इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब लड़के और लड़कियों पर इसका प्रभाव। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। को एजुकेशन मतलब सह शिक्षा। इट्स यूजेज, इसका उपयोग। इट्स मिस यूजेज, इसका दुरुपयोग। और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। चलिए देखते हैं बच्चों। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। को एजुकेशन मतलब सह शिक्षा, ए सिस्टम, एक ऐसी प्रथा है वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ साथ पढ़ते हैं। हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन बोथ जेंडर्स, ये दोनों लिंगियों पर बहुत प्रभावशाली प्रभाव डालता है। इट प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यह समानता की समझ को विकसित करता है। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान को। एंड इक्वलिटी और बराबरी को। हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप एसेंशियल लाइफ स्किल्स, जिसमें छात्रों को जीवन के कुशलताओं को विकसित करने में मदद करते हुए। एजुकेशन इज की टू पर्सनल ग्रोथ, शिक्षा व्यक्तिगत विकास का कुंजी है। एंड को एजुकेशन फॉस्टर्स हेल्थी कंपटीशन, और जो सह शिक्षा है यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकता, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस और भावनात्मक बुद्धि का विकास करती है, उसे निर्माण करती है। द बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन इंक्लूड, सह शिक्षा के लाभ सम्मिलित हैं। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स क्या कहे कि मतलब संचार कुशलता का विकास करते हैं, और जो पूर्वाग्रह है यानी संकीर्ण विचारधारा या पूर्व की मानसिकताएं उनको तोड़ते हैं। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए डाइवर्स वर्कफोर्स एंड सोसाइटी, छात्रों को विविध प्रकार के कर्मचारी के रूप में और समाज के लिए तैयार करना। इनकरेजिंग टीम वर्क मतलब टीम वर्क समूह कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। कोलाबोरेशन एंड एम्पैथी मतलब जो रिक्तता है उसको पूरा करने के लिए और सहयोगात्मक भावना का विकास करना। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी
मतलब लैंगिक समानता को विकसित करना एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल रोल्स और पारंपरिक भूमिका को चुनौती देना। हाउएवर, जैसा कि पोटेंशियल मिसयूजेज लाइक डिस्ट्रैक्शन, मतलब महत्वपूर्ण इसका दुरुपयोग भी है, जैसे कि ध्यान भटकना, अनइक्वल ट्रीटमेंट मतलब असमान व्यवहार, एंड सोशल प्रेशर कैन आकर, और सामाजिक तनाव भी या दबाव भी घटित हो सकते हैं। इफ़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, यदि उचित रूप से इसे नहीं मैनेज किया जाए। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मतलब प्रभावशाली नियमावली और मददगार वातावरण आर क्रूशियल टू मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन, सह शिक्षा के लाभों को विस्तृत करने में बहुत अधिक उपयोगी हैं। इन कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष स्वरूप, को एजुकेशन इज ए वैल्यूएबल सिस्टम, मतलब सह शिक्षा एक बहुमूल्य प्रथा है, दैट व्हेन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टली, जिसे प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाता है, प्रमोट्स ए बैलेंस्ड इंक्लूसिव, मतलब एक संतुलित, सम्मिलित एंड प्रोग्रेसिव लर्निंग, और विकासशील सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब सीखने के वातावरण को तैयार करती है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अगला प्रश्न कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए पुनः लिखिए। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, प्रधानाचार्य ने अध्यापक से कहा। व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, सुबह आपने छात्रों को क्या पढ़ाया। तो भैया द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, क्योंकि इसमें आपका क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। द टीचर आस्क्ड द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, उसके बाद में जो व्हाट है ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसे ही कंजक्शन बना लेंगे। यू की चेंजिंग टीचर से करेंगे तो ही हो जाएगा, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट में है, बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड टॉट हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। अगला देखते हैं, तो अगला कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। नेवर प्ले ए डर्टी गेम, कभी भी एक गंदा खेल मत खेलिए। तो ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, एक गंदा खेल कभी भी नहीं खेला जाना चाहिए। अगला कह रहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट मतलब उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर्स डू नॉट कम लेट। देखिए प्रिया का पी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून जो है ये भी क्या है, आपका प्रिया का ही सुझाव दे रहा है, इसलिए कामा लगा करके द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, फिर कामा लगाएंगे, सेड टू टीचर्स, अब उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा लगा करके डू नॉट कम लेट और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अगला कह रहा है बच्चों ट्रांसलेशन है, और इसमें कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है, सही भी है भैया। दीज डेज ट्रेवल हैज़ बिकम वेरी अनसेफ, हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते। वी कांट ट्रेवल बाई बस एट नाइट, हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। सम मिसक्रिएंट्स एंड रॉबर्स, मिसक्रिएंट्स मतलब बस बदमाश, एंड रॉबर्स और डाकू बोर्ड द बस, बस में सवार हो जाते हैं। और क्या करते हैं, बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से गुजरती हैं। विदाउट एनी सिक्योरिटी बसेज पास थ्रू डिजर्ट रोड्स इन एट नाइट, मतलब रात में गुजरती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक का उत्तर आप 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। जिसमें क्या है बच्चों, पहला तो इसमें कह रहा है
व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब क्या कहा कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो केवल शारीरिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है और ऑपरेशन या शोषण से मुक्त होना नहीं है, बट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी, बल्कि स्वाभिमान की उपस्थिति की बात हो रही है, रिस्पेक्ट सम्मान की बात हो रही है, एंड एबिलिटी टू लिव वंस लाइफ विदाउट फेयर, और कोई भी बिना किसी भय के अपना जीवन जी सके, इसके बारे में बात हो रही है। अथवा आप इसे कर देना कि वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? तो राजवीर एंड प्रांजल वेयर ट्रेवलिंग टू आसाम, राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे टू स्पेंड द समर वैकेशन एट प्रांजल्स होम, गर्मी की छुट्टियां प्रांजल के घर पर बिताने के लिए कहाँ जा रहे थे? तो असम में जा रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी? व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुखों के समय में क्या किया था? तो किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था, एंड इन हर ओवरवेलमिंग ग्रीफ, और अपने तीव्र दुख में सी कैरीड हिज डेड बॉडी टू नाइबोर्स, वो अपने उसके मृत शरीर को पड़ोसियों के पास ले गई, एंड द बुद्धा, और बुद्ध सीकिंग मेडिसिन, मतलब बुद्ध के पास ले गई दवा की तलाश करते हुए, टू क्योर हिम, उसका उपचार करने के लिए, एंड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और उसे पुनः जीवन में वापस लाने के लिए उनके पास ले गई थी। अथवा आप इसे कर देना, कह रहा है व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया था। तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित था, बिकॉज ही रिसीव्ड 70 पेजेस, क्योंकि उसने 70 पेजेस ही प्राप्त किए थे, बट हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेजेस, लेकिन उसने ईश्वर से 100 पेजेस की मांग की थी। ही फर्मली बिलीव्ड गॉड, वो भगवान में बहुत दृढ़ता से विश्वास करता था कि कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था। लीडिंग हिम टू कंक्लूड, वो जो उसे इस निष्कर्ष पर ले गया, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पेजेस, कि डाक विभाग के कर्मचारियों ने उसके बचे हुए 30 पेजेस को चुरा लिए थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। सभी लोग शेयर करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और लाइक भी करते रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, क्योंकि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए ये सभी कंटेंट प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, आप नीचे दिए गए किसी भी एक क्वेश्चन का उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। जिसमें कह रहा है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत कैसे किया? तो क्या कह रहा है कि द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली विद ए स्माइल, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत एक मुस्कान के साथ किया, एंड ए फ्रेंडली टोन, और एक मित्रवत लय में किया। ही वॉज एम्यूज्ड बाई हर क्यूरियसिटी एंड एंथुसियाज्म, और उसकी उत्सुकता और उत्साह से बहुत अधिक प्रसन्न था। व्हेन वल्ली आस्क्ड हिम क्वेश्चन, जब वल्ली उससे प्रश्न पूछती थी, ही आंसर्ड हर इन ए जॉवल मैनर, वह उसे एक मजाकिया तरीके से उत्तर देता था। एड्रेसिंग हर एज मैडम, उसे मैडम के रूप में पुकारते हुए, एंड शोइंग एप्रिसिएशन फॉर हर ईगरनेस, और उसकी उत्सुकता के लिए उसके प्रति प्रशंसा दिखाते हुए, टू ट्रेवल एलान, अकेली यात्रा करने का। हिज डेमनर पुट वल्ली एट ईज, उसके इस व्यवहार ने वल्ली को आराम प्रदान किया, मेकिंग हर फील कंफर्टेबल, उसे आराम महसूस करते हुए, एंड वेलकम्ड ऑन द बस, और बस में स्वागत महसूस कराते हुए। दो है, दो में से कोई एक करना है, जिसमें दूसरा कह रहा है बी वाला कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज मूवमेंट, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के नायक थे। कमेंट इसकी टिप्पणी कीजिए।
तो नेल्सन मंडेला वाज ए रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, वास्तविक नायक थे। हिज कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा, इनकरेज्ड हिम टू डिमांड ए रिस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल। उनकी अंतरात्मा ने सबके लिए एक सम्मानित और अद्भुत जीवन की, अद्वितीय जीवन की मांग किया। ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन। वह सदैव अपने दोहरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली। उन्होंने अपना कर्तव्य अपने परिवार के प्रति पूरा किया, एज वेल एज हिज कम्युनिटी, और साथ ही साथ अपने समुदाय एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा किया। ऑल्दो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, यद्यपि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था, येट ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वह नहीं रुके, एंड गॉट डिस्करेज्ड, और हतोत्साहित नहीं हुए। ही बिकेम होमलेस, वह घर विहीन हो गए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी, ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। ही डिड नॉट केयर द अपार्थीड पॉलिसी, उन्होंने रंगभेद की नीति का ध्यान नहीं दिया, एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल सिस्टम, और जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषित किया, दैट दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड ए लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री, कि इस प्रथा ने उनके देश में एंड हिज पीपुल, और उनकी जनता में एक कभी न समाप्त होने वाला गहरा घाव दिया है। ही फॉट अगेंस्ट इट, वो इसके विरुद्ध लड़े, एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस, और अंततः सफल भी हुए। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, अमांडा किस प्रकार के जीवन की इच्छा करती है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो भैया अमांडा विशेज फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, अमांडा स्वतंत्रता की एक जीवन जीने की इच्छा करती है, एंड फैंटेसी, और कल्पना की जीवन जीने की इच्छा करती है। अवे फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ हर रियलिटी, अपनी वास्तविकता के विरोधों से काफ़ी दूर जा कर के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड, वह एक जलपरी होने की कल्पना करती है। लिविंग इन ए पीसफुल इमरल्ड सी, जो एक शांत हरे समुद्र में रहने की सोचती है। व्हेयर सी कैन ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, जहाँ वह प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर सकती है। अवे फ्रॉम द नैगिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, अपने जीवन के प्रत्येक दिन की टोका टाकी और प्रतिबंध के जीवन से वह दूर होकर के रहना चाहती है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अथवा में और में आप लोग कर लेना, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता का आप 4 लाइन लिख देना, प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में दिए हुए पंक्तियों को आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दिए गए कविता में से किसी एक के केंद्रीय भाव लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, 40 से 50 शब्दों में। डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है, और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोएम है, और इसके हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन की कथा, इज दैट मतलब है कि, शुड नॉट जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस और बिहेवियर, कि किसी दूसरों को उनके शारीरिक संरचना या व्यवहार से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एज एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की विशेष क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है, एंड वीकनेस और कमजोरी भी होती है। एंड इवन द मोस्ट अनलाइकली पर्सन आर क्रिएचर कैन प्रूव टू बी ब्रेव, और यहाँ तक कि सबसे असामान्य या असाधारण व्यक्ति या जीव भी
अपने आप को बहादुर सिद्ध कर सकता है, एंड हीरोइक और नायकीय सिद्ध कर सकता है व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स इट, जब स्थिति लाइन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। किसी भी एक कविता का 30 से 40 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना है, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहना है, लाइक भी करते रहना है, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहना है। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी? डॉक्टर ने ट्रिकी का उपचार कैसे किया? तो डॉक्टर जेम्स हेरियट क्योर्ड ट्रिकी बाय पुटिंग हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। डॉक्टर जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को एक कठोर भोजन की नियमावली पर रखकर उसका उपचार किया। विद होल्डिंग फूड, उसके भोजन को रोक करके, एंड प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा और पर्याप्त मात्रा में व्यायाम दे करके उसको उपचार किया। एज ट्रिकी रिकवर्ड, जब ट्रिकी में सुधार हो गया, द डॉक्टर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड ए बैलेंस डाइट, तो डॉक्टर ने पूरी तरीके से उसे एक संतुलित आहार दिया। हेल्पिंग ट्रिकी रिगेन हेल्थ एंड विटेलिटी, ट्रिकी के स्वास्थ्य और उसके महत्व को पुनः वापस पाने में, प्रोवाइडिंग दैट समटाइम्स, ये प्रदान करते हैं कि कभी कभी लेस ट्रीटमेंट इज़ मोर इफेक्टिव, मतलब हल्का फुल्का उपचार ज़्यादा प्रभावशाली होता है देन एक्सेसिव मेडिकेशन, मतलब अत्यधिक दवाओं की अपेक्षा। अब इसके बाद में बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे? तो भैया भोलीज फादर रामलाल वाज वरीड अबाउट हर, भोली के पिता रामलाल उसके बारे में चिंतित थे, बिकॉज क्योंकि सी वॉज कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव, उसे अनाकर्षक मानी जाती थी, एंड सिंपल माइंडेड, और साधारण दिमाग वाली मानी जाती थी, ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस एंड स्टेमरिंग स्पीच, अपनी शारीरिक बनावट और हकलाने वाली भाषा के कारण। मेकिंग हिम एनेक्सियस, जो उन्हें चिंतित बनाती थी, अबाउट हर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी शादी की योजनाओं के बारे में, एंड फ्यूचर वेल बीइंग इन ए सोसाइटी, और एक ऐसे समाज में उसके भविष्य की चिंता के बारे में, वैल्यूइंग ट्रेडिशनल फेमिनाइन क्वालिटीज़, जो पारंपरिक महिलाओं के गुणों का महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोगों को लाइक शेयर करते रहना है। कह रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। क्या कह रहा है भैया? व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता, इफ़ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि माटिल्डा ने हीरे का हार ना खोया होता तो क्या होता? तो भैया इफ़ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि माटिल्डा ने हीरे का हार ना खोया होता, सी एंड हर हस्बैंड वुड हैव कंटिन्यूड लिविंग ए कंफर्टेबल, तो वह और उसके पति एक आरामदायक तरीके से, एल्वियट मॉडेस्ट, मतलब पर्याप्त विनम्रता के जीवन को या सभ्यता के जीवन को जीने में जारी रखते, निरंतर जारी रखते। दे माइट हैव इंजॉयड द सोशल स्टेटस, वह सामाजिक स्थिति एंड पार्टीज और समारोहों का आनंद भी ले सकते थे, बट इट इज़ लाइकली माटिल्डाज डिजायर, लेकिन ये माटिल्डा की इच्छा थी, फॉर लग्जरी एंड वेल्थ, मतलब विलासिता, सुख, वैभव और धन की, वुड हैव परसिस्टेड पॉसिबली लीडिंग टू फर्दर डिसकंटेंट, मतलब जो संभवतः उसे एक अत्यधिक संतुष्टि की ओर ले जाती थी, ले गई, एंड स्ट्रगल्स टू मेंटेन अपीयरेंस, और अपनी शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अल्टरिंग दियर लाइफ ट्रैजेक्टरी इन अनफॉर्सीन वेज, मतलब अप्रत्याशित तरीकों से उन्हें अपने जीवन जीने का तरीका परिवर्तित करना पड़ा। परहैप्स, शायद, लीडिंग टू ए ग्रेटर हैप्पीनेस और डीपर ट्रबल्स, शायद वह उसे अत्यधिक खुशी की ओर या फिर गहरे दुखों की ओर, परेशानियों की ओर जा सकते थे। अब इसमें बी नंबर कह रहा है, व्हाई डिड द थीफ बिकम ए फ्रेंड टू अनिल, मतलब चोर अनिल का एक मित्र क्यों बना? तो द थीफ हरी सिंह बिकेम ए फ्रेंड टू अनिल,
हरी सिंह चोर अनिल का एक मित्र बना बिकॉज क्योंकि अनिल शोड हिम काइंडनेस अनिल एंड ट्रस्ट अनिल दया और भरोसा दिखाता था। ऑफरिंग हिम शेल्टर एंड फूड उसे भोजन और आवास प्रदान करता था विदाउट जजमेंट बिना किसी निर्णय के। अनिल्स सिंपल जेनरसिटी अनिल की साधारण उदारता एंड लैक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टच्ड हरी और मतलब कह सकते हैं धोखे की या बर्बादी की कमी के कारण उसने हरी को स्पर्श किया। एवाकेनिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एक मानवीय लगाव के समझ को उसके अंदर विकसित कर दिया। हरीज इंटेंशन चेंज हरी की विचारधाराएं बदल गई एंड ही बिगेन टू सी अनिल एज ए फ्रेंड और वह अनिल को एक मित्र के रूप में देखने लगा। नॉट ए टारगेट एक लक्ष्य के रूप में नहीं। लीडिंग टू ए जेन्यून बॉन्ड एक साधारण शर्त लगाव एंड हरीज ट्रांसफॉर्मेशन और हरी के रूपांतरण को बढ़ाते हुए एज ही स्टार्टेड टू वैल्यू रिलेशनशिप्स ओवर मटेरियल गेन वह पदार्थों को पाने की अपेक्षा जिससे उसने रिश्तों को महत्व देना सीख लिया था। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कवर किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे बताइए, कोई क्वेश्चन पेपर है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कल शाम 7 बजे से संभवतः आप लोगों का एसएसटी का क्लास चलेगा। एसएसटी का क्लास आप लोगों का रहेगा शाम 7 बजे, जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।